गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गौरव सर एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है सर, आ बेटा रही है, आप लोगों आवाज आ को रही मेरी है। आवाज आ रही हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके फाइन। तो अपन ने लास्ट क्लास में IUPAC नेमिंग पढ़ ली थी, ठीक है। वार्नर्स थ्योरी पढ़ ली थी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। एक छोटी सी चीज रह रही है, उसको भी अपन देख लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है एनसीईआरटी में ये दो टर्मिनोलॉजीज मिल जाएं या आरबीएससी की बुक में आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज मिल जाएं, ठीक है। तो एटलीस्ट वो नहीं छूटना चाहिए। आरबीएससी में और एनसीईआरटी में दो वर्ड दिए गए हैं। पहला टर्म होता है हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब एक चीज समझ लेना, अगर अब यहाँ पर मैं वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ तो ये किसके लिए यूज कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो एक होता है हेट्रोलैप्टिक और एक होता है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत इजी वर्ड है, टर्मिनोलॉजी बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है। तो आप सभी को पता है हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। और होमो का मतलब होता है सेम। ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही हैं, हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक। तो अगर बात करते हैं अपन हेट्रो, अगर अपन बात करते हैं किसकी? हेट्रोलैप्टिक की। तो हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन, ध्यान समझना, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपन एग्जाम्पल देखो लिख सकते हैं CO NH3 4H2O2। देखो जरा ध्यान से, इसमें एक से ज्यादा है, एक लिगेंड है NH3 टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का लिगेंड हो गया, और ये H2O जो हो गया सेकंड टाइप का लिगेंड हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? हेट्रोलैप्टिक, डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है होमोटाइप होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? जिनमें सेम टाइप के मिलते हैं। मतलब मेरा फेवरेट कंपाउंड आप ले सकते हैं K4FeCN6। तो देखो अगर इसमें बात करते हैं लीगेंड की, एक ही टाइप का केवल लीगेंड है, तो जिसमें केवल एक टाइप के लीगेंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं होमोलैप्टिक कंपाउंड या होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और जिनमें एक से ज्यादा टाइप के, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इज नोन एज हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड। और the coordinate compound in which single type of ligands are present is known as homolaptic coordinate compound और homolaptic complexes, right? यहां तक बात हो गई है, छोटे से टर्मिनोलॉजीज थी। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन बॉन्डिंग। तो अपन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, बॉन्डिंग में वार्नर्स थ्योरी हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो अपने पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या कह रहे थे? वीबीटी थ्योरी कह रहे थे, ठीक है। देखो अब इस चीज को समझ लेना कि जो वीबीटी थ्योरी थी वो आपको पता है कि अपन ने बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी। कहां पर? वीबीटी थ्योरी अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ी थी 11th क्लास में, ठीक है। तो दिस थ्योरी
expanded by this theory expanded by Pauling for coordinate compounds for कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए थ्योरी किसने एक्सपेंड की थी? पॉलिंग ने। ये कोई जरूरी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वीबीटी से हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला था। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में अपन को पता चला था, ठीक है, जो कि वार्नर्स थ्योरी नहीं बता पाया था। अगर बात की जाए वार्नर्स थ्योरी का, ये ड्रॉबैक था कि ये इसको एक्सप्लेन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को वार्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो उसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसके पोस्टुलेट्स पे, ठीक है, अब अपन इसके पोस्टुलेट्स पे आते हैं। तो देखो पहला पॉइंट ये रहता है the overlapping is occurs between the vacant d orbitals of metal and filled orbitals of ligands, ठीक है, to form कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अगर आपको ध्यान हो, मैंने 11th में भी ये चीज बताई थी कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक की ऑर्बिटल्स क्या होंगी? वैकेंट होंगी और दूसरे की फिल्ड होंगी। तो यहाँ पर भी वही काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अगर इस तरह की बात कर लेते हैं तो मेटल एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, बता चुका था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये किसकी तरह काम करेगा? लुइस बेस की तरह काम करेगा लिगेंड, और जो मेटल होगा बेटा वो किसकी तरह काम करेगा? लुइस एसिड की तरह काम करेगा। और जो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना है, इसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, जो लोन पेयर डोनर हैं उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसीलिए लिगेंड को सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट तो ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहते हैं? देखो पॉइंट समझना बेटा, अपन ने अभी तक एक चीज समझी थी कि मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड क्या होता है? डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये चीज तो अपन ने देखी रखी है, पता ही है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो मैं कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान भी रखना है। क्या होता है? sometimes back bonding is occurs किसके किसके बीच में होगी? ध्यान से समझना, filled orbitals of metal and vacant vacant orbitals of ligand
बैक बॉन्डिंग होगी कभी कभी, मैं कह रहा हूं कभी कभी, हमेशा तो ऑलवेज के केस में तो ये केस पॉसिबल है ही, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, लेकिन कभी कभी ये काम भी होगा, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, द ligands in which back bonding is occur in significant extent, in significant extent, ठीक है, known as known as pi known as pi acid acceptors। क्या कहते हैं, जिन लिगेंड्स में बैक बॉन्डिंग सफिशिएंट अमाउंट में होती है उनको क्या कहते हैं, पाई एसिड एक्सेप्टर्स। तो उनके एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये ध्यान रखना है, पाई एसिड एक्सेप्टर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है क्या, एक अपना होता है CN-, एक होता है CO और एक होता है NO2-। ठीक है, सॉरी NO2- नहीं, NO। तो ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से पाई एसिड एक्सेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, CN-, CO और NO, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तब इसमें क्या कह सकते हैं, टू प्रिडिक्ट द टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ coordinate compounds through VBT some properties of compounds already known। मतलब क्या कह रहा हूं, अगर VBT के थ्रू हमें ज्योमेट्री पता करनी है या कह लें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, या मैग्नेटिक नेचर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं हमें उसकी आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए कि कौन सी आइसोमेरिज्म वो एग्जिबिट करता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है, मैग्नेटिक नेचर पता है, या आइसोमेरिज्म पता है। मतलब इन तीनों में से कितनी चीजें हो गई, देखो ध्यान से समझना, अपने पास टोटल 4 चीजें हो गई। एक तो हो गया है ज्योमेट्री, दूसरा हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा हो गया मैग्नेटिक नेचर और चौथा हो गया आइसोमेरिज्म। ये 4 चीजें हैं टोटल, हमें यही 4 चीजें पता करनी होती है। तो 4 चीजें पता करने के लिए हमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी पहले से ही पता होनी चाहिए। सपोज हमें ये पता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो हम उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अगर बात करते हैं, अब आपको एक चीज समझना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि VBT जो है हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, बोला हुआ था। क्यों यूजफुल नहीं है, आपको समझ में आ गया कि भाई VBT में 4 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेता हूँ उसी को दोबारा से दूसरे तरीके से। दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन, पॉइंट समझते जाइएगा। तीसरा हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। चौथा हो गया मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। और पांचवा हो गया आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन। ठीक है। तो सपोज दैट अगर मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को क्या पता करना है, मेरे को ज्योमेट्री पता करना है, मेरे को क्या पता करना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को मेरे को पता करना है, तो कितनी चीजें बच गई, ये चार चीजें बच गई। तो इन चारों में से एटलीस्ट 1 पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, ऑलरेडी नोन होना चाहिए। अब बात समझ रहे हो? इसका मतलब हम ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन हम तभी पता कर सकते हैं जब इनमें से कोई, इन पांचों में से कोई एक पॉइंट पता हो, तब हम इन पांचों में से कोई दूसरा पॉइंट पता कर सकते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये यूजफुल नहीं थी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी वजह से बोलते हैं कि ये यूजफुल नहीं थी। ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी। यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं शेप, और यहां पर लिख रहा हूं डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, क्योंकि बेटा कई बार ये पूछा गया है कि कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको एक चार्ट बना के लिखे दे रहा हूं, ताकि आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर इसमें अपन बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है सबसे पहले, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्या आता है, sp3। क्या आता है, sp3। तो ऑब्वियस सी बात है इसका शेप क्या होगा बेटा, तो इसका शेप होगा क्या, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें कोई डी इन्वॉल्व नहीं होगी। उसी तरीके से एक आता है DsP2। ठीक है, इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और इसमें कौन सी डी इन्वॉल्व होती है, DX² और Y² इन्वॉल्व होती है। उसी तरीके से एक आता है D3S। इसका कोई शेप नहीं होगा, लेकिन इसमें डी कौन सी है, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, उसी तरीके से अब आता है sp3d। तो इसको क्या तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें कौन सी इन्वॉल्व होगी, DZ²। उसके बाद आता है DsP3। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें कौन सी इन्वॉल्व होगी, इसमें इन्वॉल्व होगी डी, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा DX² Y² का। ठीक है, उसके बाद आता है sp3d2। इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, और आता है D2sp3। इसका शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा, DZ² का, DX²Y² का। और D2sp3 में भी क्या होगा, DZ², DX² और Y² का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये इनर आ रहा है, ध्यान से, जो इनर में आ रहे हैं, देखो जो ये इनर में आ रहे हैं उसमें कौन सा है, DX² Y² है। ठीक है, जो आउटर में आ रहे हैं उसमें तो सीधे सीधे अगर 2 है तो सीधे सीधे ये लिख देना है, और अगर 3 है तो ये लिख देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ये वाला चार्ट मैंने बनाया है, ध्यान रखना है बेटा। कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लेते हैं, जो ये लिखे हुए हैं डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ये पूछ लेते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो सीधे सीधे आपका आंसर मिलेगा। ठीक है,
अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे एक अपन ने लिखा था DsP2, इसको क्या बोला जाता है भाई? ज्योमेट्री तो इसकी अपन बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर है। इसी को कभी कभी क्या बोला जाता है? इनर कॉम्प्लेक्स। अगर डी अंदर है, पहले है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनर कॉम्प्लेक्स, या बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? इनर कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर जैसे इसमें और इसको भी बोला जाता है D2sp3 ले लो और DsP2 ले लो, तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं? इनर कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसी तरीके से एक आता है आपका sp3d2 या आता है sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल होगी। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन इन दोनों को क्या बोला जाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, या दूसरा नाम दें तो कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहें या आउटर कॉम्प्लेक्स कहें, तो आप समझ जाना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या D2sp3 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या DsP2 होगा। बोलो बेटा, पॉइंट इतनी चीजें क्लियर हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और DsP2 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या D2sp3 होगा। ठीक है, और अगर sp3d2 या sp3 है, तो इनको क्या बोलेंगे? आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर D2sp3 या DsP2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स की इसकी, कि एक दो एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएं ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो सके। ठीक है, तो आते हैं अपन एग्जांपल्स पे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्या CONH36+3 is a diamagnetic complex, then find its geometry and hybridization। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर डायामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली चीज ये आपको पता होना
चाहिए था 11 से, फिर भी एक बार मैं रिपीट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला है कि डायामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब हो गया बेटा इसमें CONS3 6+3 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसने डायामैग्नेटिक बोला है। चलो ठीक है, तो यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें तो यहाँ पर CO+3 में होगा। ठीक है, तो CO+3 में होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? तो आएगा बेटा इसका 3D7 4S0, उसके पहले पूरा। ठीक है, तो डी में अब देखो, डी के आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होती हैं डी में, तो 5 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 हो गए। अब मैं 7 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, सॉरी, इसका होगा 3D, कोबाल्ट 26 होता है ना, तो 3D6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब क्या बोला है कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए, तो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद कुछ सीन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 6 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए था, या d2sp3 होना चाहिए था। पॉइंट समझना, यही तो होता है। ये बात तो फिक्स हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी या शेप होगा वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके पास ये दो ऑर्बिटल्स क्या है, इसके पास ये दो ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो जो अब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे लीगेंड से, वो यहाँ पर आने लगेंगे। तो ये D2 में चले गए, उसके बाद किस में आएंगे? 4s में आएंगे। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, कितने? 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। फिर क्या आएगा? 4p आएगा, उसमें भी आ जाएंगे। तो देखो 3 इधर गए, एक इधर गया, 4 2 इधर गए, तो क्या हो गया? पहले D भरा गया, तो D2sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? D2sp3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। NiCN4 2- कैसा है? डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका क्या एक्सप्लेन करना है? ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखते हैं। तो यहाँ पर Ni+2 पर होगा, तो निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 28। दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या आएगा? 3D8 आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगा, और DsP2 होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर sp3 होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, तो हमें यही पता करना है। तो देखो D8 किस तरीके से फिल किए जाएंगे? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब क्या बोला है, डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ जाएगा, और रीअरेंजमेंट करेंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद अपने पास क्या सीन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये एक डी खाली है, उसके बाद ये 4s खाली है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4p खाली है, ठीक है। कितने लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड आएंगे, एक लिगेंड आने का मतलब है एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक तो यहां से मिला तो डी आ गया, एक एस से मिला तो एस आ गया, पी में कितने मिलेंगे, केवल यही दो तो मिलेंगे, देखो 2 4 6 और 8, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, ये आप करके बताइए, NiCO4, ठीक है, क्या बताना है इसका, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और इसकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। क्या दिया गया है, ये डायामैग्नेटिक दिया गया है, सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। एक दो तीन चार पाँच, किसी बच्चे ने किया, जिस बच्चे ने अगर किया हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ उठाए, एक बच्चे ने किया हुआ है, बाकी कोई दूसरा काम कर रहे हैं या यही काम कर रहे हैं। देखो, तो आपको पता है ये मेटल कार्बोनिल है बेटा, है ना, सभी को बात समझ में आ रही, मेटल कार्बोनिल में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बात कर चुके थे, कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर जो होगा वो निकेल के फॉर्म में ही होगा, तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2 होता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी या तो sp3 आएगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो DsP2 आएगी, और अगर DsP2 आता है तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और अगर sp3 आया तब क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, राइट। तो अपन यहाँ चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ सीन कुछ इस तरीके से हुआ होगा, 1 2 3 4, और ये 4s, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस तरीके से सीन है, अब इसने क्या बोला, डायामैग्नेटिक होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए, यहां पर तो पेयरिंग है नहीं, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद देखो क्या सीन बनेगा, ये वाला इसी में रीअरेंज हो जाएगा, ये हो गया, समझ में आ गई बात। अब ये वाले कहाँ होंगे, ये वाले इस खाली वाले में आ जाएंगे, तो मतलब डी क्या होगा, पूरा भर चुका होगा, बात समझ में आ रही, तो सीधे सीधे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि अब डी तो खाली है नहीं, तो जो DsP2 कर सके, तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या बेटा जिसने सॉल्व किया था, मुझे शकल एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिख रही है,
तो आप ये बताएं कि आपका भी sp3 आया था? अगर sp3 आया था तो हाथ उठाएं। वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप लोगों को वीबीटी समझ में आ गई। अब पॉइंट समझना, देखो अपन ने एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन तभी निकाला था जब मैंने कुछ ना कुछ डाटा दिया था जो गिवन डाटा था, तो इसी वजह से इसका कोई रोल नहीं होता है एग्जैक्टली ये चीज। ठीक है, तो ये वीबीटी यहां से आपकी आज खत्म हो गई है। ठीक है, कोई यूज नहीं है। अब अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब भी कल बात करेंगे, ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे क्या, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसमें कम से कम 3-4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है जो CFT है, और इससे क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। अगर आप अपनी शीट उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इस तरीके की शीट में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। जो सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे अपन को मिलेंगे जब CFT को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया है तो बेसिक्स एटलीस्ट आप खत्म कर लें, क्योंकि यहाँ से जो चैप्टर शुरू होने वाला है CFT से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है फाउंडेशन के रिगार्डिंग, प्लस मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इससे ज्यादा इनऑर्गेनिक में इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि जितना इंटरेस्टिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग लगा था, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो अपन अब पढ़ेंगे। CFT पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं, सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। इतनी चीजें बची हुई है, 4-5 टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।